डियर स्टूडेंट्स, we are second year के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम आज इतिहास मातृ शिक्षक संघ के बारे में अध्ययन करेंगे कि इतिहास में मातृ शिक्षक संघ यानी कि एक इतिहास शिक्षक या यूँ कहा जाए कि विद्यालय विकास के अंदर जब हम एक व्यावसायिक विकास के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो जहां हम अभिभावक संघ की भागीदारी को अहम मानते हैं, वहीं पर मातृ शिक्षक संघ भी एक तरह से वही अभिभावक संघ की तरह कार्य करता है, जिसके सदस्य केवल महिलाएं ही होती हैं। क्योंकि महिलाओं को आगे लाना माना हम ये मानते हैं कि जो हमारे देश या भारत की जो आधी जनसंख्या है वह महिलाओं की है। अब ऐसे में अगर हम किसी राष्ट्र देश का विकास करना चाहते हैं तो इस आधी जनसंख्या का भी उसके अंदर उसकी भागीदारी होना अनिवार्य है। अब जहां हम एक शिक्षक या विद्यालय के विकास उन्नति की बात करते हैं, एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास की बात करते हैं, या यूँ कहा जाए कि शैक्षिक विकास के दृष्टिकोण से अगर हम विभिन्न पक्षों के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो वहां पर एक पक्ष महिलाओं से जुड़ा भी आता है। क्योंकि पुरुष की शिक्षा एक कहावत है हम लोगों के यहाँ पर कि अगर एक लड़का या पुरुष पढ़ता है तो केवल वो खुद पढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित किया जाता है या एक लड़की पढ़ती है तो वो अपने साथ में 2 परिवार या 7 पीढ़ी की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। केवल 2 परिवारों को ही नहीं बल्कि अपने पीछे आने वाली 7 पीढ़ियों को शिक्षा की तरफ लेकर जाते हैं। तो ऐसे में एक यूँ कहा जाए कि एक विकास के दृष्टिकोण से शैक्षिक वातावरण का निर्मित होना अनिवार्य है। या यूँ कहा जाए कि एक बालक के विकास, व्यक्तित्व निर्माण, उसके आत्मविश्वास के निर्माण में, या यूँ कहा जाए कि देश राष्ट्र समाज के विकास में एक महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है, तभी हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए महिलाओं को जोड़ने के लिए विद्यालय में महिलाओं को अपने उत्तरदायित्वों का अनुभव कराने के लिए समाज में कहाँ क्या किस तरह से घटित हो रहा है, समाज की सोच क्या है, उसका प्रतिकार या उसका उत्तर, या समाज महिलाओं से क्या अपेक्षा करता है, या महिलाएं क्या सोचती हैं, उनकी क्या अपेक्षा है, वे क्या चाहती हैं, वे किस तरह से किस दृष्टिकोण से किस चीज़ को कैसे देखती हैं, इन सबको समझने के लिए विद्यालय स्तर पर यदि कोई प्रयास किया जा सकता है तो उस प्रयास में महत्वपूर्ण भागीदारी हो सकती है, वह है मातृ शिक्षक संघ। जिस तरह से अभिभावक संघ में वे समाज की आकांक्षाओं या समाज की आवश्यकताओं की जानकारी विद्यालय को होती है और विद्यालय की विकास योजनाएं, विद्यालय की विचारधारा, विद्यालय की आवश्यकताओं या उनके प्रयासों की जानकारी अभिभावकों के माध्यम से समाज तक पहुँचती है, वैसे ही मातृ शिक्षक संघ के माध्यम से महिलाओं से संबंधित जो भी पक्ष हैं, चाहे विद्यालय के हैं चाहे सामाजिक हैं, उन सबकी जानकारी आपस में एक दूसरे को यानी कि समाज को और विद्यालय को दोनों को जब होती है तो बालिकाओं के विकास के लिए, जैसा हमारा अभी एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब क्या कब संभव होगा जब महिलाओं की भागीदारी को हर क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाए। तो इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना पर विचार किया गया और विद्यालयों में इसके लिए एक अलग से संघ का गठन किया गया। तो मातृ शिक्षक संघ की स्थापना का जो उद्देश्य है, क्योंकि यह बिल्कुल कार्य अभिभावक संघ की तरह ही करेगा, उसकी आवश्यकता या यूँ कहा जाए कि इसकी असफलता भी कारण नहीं है जो कि अभिभावक संघ के हैं, क्योंकि माताएं इस जागरूक नहीं होती हैं, माताएं इसमें रुचि नहीं लेते हैं, ये इसको आवश्यक नहीं समझती हैं, अपनी बालिकाओं की समस्या से संबंधित विचार करने पे भी अध्यापक के साथ में बिल्कुल आवश्यक नहीं समझती है। इसलिए इन संघ की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और अगर हम प्रयास के दृष्टिकोण से
माताओं को इसके लिए जागरूक करना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए हम बात करते हैं इसके मूल उद्देश्यों की कि उद्देश्य क्या है। जब इसके उद्देश्यों के बारे में एक अध्यापक को स्वयं को पता होगा, तभी वह जिस तरह से अभिभावक संघ में अभिभावकों से घर से संबंध स्थापित करने की बात आती है, तो वही चीज यहाँ पर भी संभव है कि माताओं को घर पर जाकर संपर्क करके उसके बारे में समझाया जा सकता। लेकिन जब शिक्षक को ही इसके बारे में विशेष इसकी उपयोगिता या इसकी आवश्यकता या इसके उद्देश्यों के बारे में पता नहीं है, तो वह भी किस तरह से उनको प्रेरित करेगा। इसीलिए इसके उद्देश्यों को जानना हमारे लिए अनिवार्य है। उद्देश्य सबसे पहला है महिलाओं को संघ बनाने, महिलाओं को संघ बनाने एवं विद्यालय संबंधी या इसको शॉर्ट में लिखा जाए कि महिलाओं को विद्यालय कार्यों में भाग लेने के अधिकार से अवगत कराना। सबसे पहली चीज, इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि महिलाओं को अपने अधिकार से अवगत कराना। अब ये अधिकार कौन से, इसीलिए हमने इसको केवल महिलाओं के अधिकार से अवगत कराना नहीं लिखा है। महिलाओं को विद्यालय कार्यों में भाग लेने से, यानी कि विद्यालय में महिलाओं का संघ बनाया जा सकता है और महिलाओं का एक संगठन बनाया जा सकता है। केवल विद्यालय में, कहीं भी किसी भी तरह से अगर आप कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि समाज सेवी संगठन बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैं और वो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, तो ऐसे ही महिलाओं को जागरूक करना कि वे एक संघ का निर्माण कर सकती हैं, संगठन का निर्माण कर सकती हैं, उनको उसका अधिकार है। वहीं विद्यालय संगठन में, विद्यालय में भी एक संगठन बनाया जा सकता है जिसमें कि वे विद्यालय विकास में अपने सहयोग, अपने भागीदारी निभाने का उन्हें अधिकार है। इस चीज का एहसास कराने के उद्देश्य से मातृ संघ की स्थापना की जानी चाहिए और की जाती है। अगली बात इसके अंतर्गत वह है समाज को उचित स्थान दिलाना। समाज में स्थान महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाना, यानी कि उनका क्या स्थान है, उनका क्या महत्व है, उनके क्या अधिकार हैं, इस चीज से उन्हें अनुभव कराना। जैसे कि इसमें है समाज के उन्नयन में सहभागिता, समाज में सहभागिता। दूसरी बात इसमें आ सकती है, वह है अधिकारों का ज्ञान।
उसके अनुसार अपने आप को समझे, पहचाने और उसी के अनुकूल किस क्षेत्र में वे अपनी भागीदारी निभा सकती है, सहयोग प्रदान कर सकती है और उसे किस तरह से सहयोग प्रदान करना चाहिए, उसके क्या माध्यम है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि वे उन आवश्यकता या उन कार्यों में अपनी सहभागिता निभा सकती है, अपना सहयोग प्रदान कर सकती है। जब इस बात का ऐसा पता उन्हें होता है तो वे निश्चित है कि स्वयं उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कार्य को मैं बहुत अच्छे से कर सकूं। जैसे कि एक महिला है, उसको बहुत अच्छी सी मतलब कि सिलाई, बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छी सिलाई कर लेती है, तो अब वो चाहती है कि मैं महिलाओं को एक सोशल सहयोग, सहभागिता के यानी कि एक सामाजिक सेवा के कार्य में मैं बालिकाओं को सिलाई के लिए प्रशिक्षण प्रदान करूं। अब उसे ये नहीं पता कि मैं लड़कियों को जुटाऊं कैसे, एक संगठन कैसे बनाऊं, लड़कियों को किस तरह से मैं कहां पर इसके लिए प्रशिक्षण के लिए मैं किस तरह से संसाधनों को जुटा सकती हूं और किस तरह से मैं लड़कियों को प्रशिक्षित कर सकती हूँ। जब उसे इस चीज का पता ही नहीं है तो वो अपनी हुनर को एक तरह से कहा जाए कि वो किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकती या अपने कौशल से किसी और को और किसी और में इस कौशल का विकास वो नहीं कर सकती। लेकिन जब उसे इस चीज का पता होगा कि वो किसी कार्य को कैसे कर सकती है, किससे सहयोग ले सकती है, तो निश्चित है कि वो उस कार्य को बहुत आसानी से संभव कर सकती है। इसीलिए अपनी सहभागिता उसे कैसे निभानी है, इस चीज का अनुभव कराना, इस चीज का ज्ञान कराने में मातृ शिक्षक संघ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शिक्षक संघ के माध्यम से जब माताएं जब विद्यालय में जुड़ती हैं, शिक्षकों से बात होती है, तब शिक्षक उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। फिर उन्हें जिस तरह की जानकारियां माताओं को, वो शिक्षकों को उपलब्ध कराती है, जिससे कि आपस में एक दूसरे के विचारों से वे लाभान्वित होती हैं और उसके आधार पर वे अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करती हैं। वहीं पर उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान, हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि महिलाएं आज भी अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखती हैं कि उनका क्या अधिकार है, किस तरह का अधिकार है। जैसे कि होता है कि शादी होकर लड़की ससुराल जाती है, तो यहाँ हमारी विडंबना ये समझिए कि बिहार से सभी कहते हैं कि सभी अधिकार समाप्त हो गए, ये कहा जाता है, और ससुराल में वो अधिकार उन्हें प्रदान नहीं किया जाता है क्योंकि वो किसी अन्य घर से आई है। तो ऐसे में लड़की की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, बड़ी दुखदायी हो जाती है। तो अब उन्हें ये अधिकार, इस अधिकार का पता होना चाहिए कि अगर उनका शादी कहीं और हो भी जाती है, किसी शादी होकर के अन्य परिवार में चली जाती है, लेकिन बिहार में जहाँ उनका मातृघर है वहाँ से उनके अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, उनके समस्त अधिकार यथावत वहाँ पर बने रहते हैं। शादी करके जब आप किसी अन्य परिवार में जाते हो, अपने जीवन को वहाँ पर उनके लिए समर्पित करते हो, तो वहाँ पर भी उनके क्या अधिकार है, उसका उनके भी समस्त वहाँ पर पूर्ण अधिकार बनते हैं। इसीलिए उन्हें उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना अनिवार्य, और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमें इस तरह की जानकारी नहीं है। महिलाओं को ये नहीं पता, हम ये कहते हैं कि वर्क प्लेस पे, जैसे एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट वाली जहाँ बात आती है कि आप किसी कार्य क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं और वहाँ पर हैरेसमेंट, तो हम हैरेसमेंट से मतलब केवल इस बात से लगाते हैं कि किसी के द्वारा छेड़छाड़ किया जाना, किसी के द्वारा आपको अपशब्द कहना, ताने, तो यही एक हम इसको मतलब कि विपरीत लिंग के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया करना मात्र ही हम हैरेसमेंट समझते हैं। जबकि हैरेसमेंट का अर्थ आपके अपने कुलीग, चाहे महिलाएं ही क्यों न हो, महिलाओं के साथ में महिलाएं ही क्यों न हो, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, किसी प्रकार का अपशब्द कहना, किसी प्रकार का धोखा देना, ये भी हैरेसमेंट के अंतर्गत आता है और इसके लिए वे क्लेम कर सकती हैं, इसके लिए वे उनके ऊपर केस कर सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब कि हमें इन छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे जो अधिकार हैं जिनके बारे में महिलाओं को पता ही नहीं होता है, तो उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराने का कार्य भी यहाँ इसके माध्यम से किया जा सकता है। अगली बात आती है विद्यालय शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन।
विद्यालय शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, ठीक है ना। विद्यालय शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, यानी कि विद्यालय शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाए कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजो। उस विद्यालय भेजने के पीछे क्या कारण है, उनका किस तरह से विकास हो सकता है, वो किस तरह से आगे भविष्य में उनका भविष्य निर्मित हो सकता है, या भविष्य में किस तरह से वो विकास कर सकती हैं, उनकी किस प्रकार से प्रगति हो सकती है, उनके व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो कैसे हो सकता है, वे अपने जीवन को किस तरह से विद्यालय शिक्षा अर्जित करके वे किस तरह से सुखमय बना सकती हैं। इस चीज की जानकारी जब उनको दी जाती है तो माताएं जो है विद्यालय शिक्षा के प्रति अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए या विद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। और अगर माताओं को स्वयं को इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, जो हमारे यहाँ होता है कई बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह स्थिति है कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना पसंद नहीं करते। आसपास में जैसे 8वीं तक स्कूल है तो वहीं तक ज़्यादा दूर है तो नहीं भेजना पसंद करते। तो क्यों? क्योंकि दूर लड़कियों को कौन भेजे, क्या करे, कौन जाएगा, उनकी सिक्योरिटी क्या है, बहुत सारे इनके प्रश्न उनके दिमाग में होते थे। यहाँ पर उनके अधिकारों की जब उन्हें जानकारी होती है तब उन्हें अच्छे से विद्यालय शिक्षा का क्या महत्व है इससे अवगत करा के और उन्हें आगे शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा सकता है। फिर माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना कि शिक्षा का महत्व जीवन में क्या है। जब ये पता होगा तो वे स्वयं ही शिक्षा के प्रति स्वयं प्रेरित रहेंगे। फिर बालिकाओं का चहुमुखी विकास, बालिकाओं का चहुमुखी विद्यालय शिक्षा या शिक्षा के माध्यम से केवल बालक का ही नहीं, बालिकाओं का भी सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। इस चीज का जब एक माता को अनुभव हो, पता होगा तो वो निश्चित है कि अपनी बेटी को शिक्षा के प्रति अपनी बेटी की शिक्षा के प्रति स्वयं जागरूक रहेगी। इसीलिए बालिकाओं के चहुमुखी विकास कैसे किया जा सकता है, माताओं का या घर का क्या सहयोग चाहिए, विद्यालय किस तरह से कार्य करता है, विद्यालय के बालिका के विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, अभिभावक किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, कहाँ पर बालिका को बाधा आ रही, इन सब की जानकारी जब विद्यालय और अभिभावक माताओं को दोनों को होती है तो वे जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकती हैं। क्योंकि बालिकाओं की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि एक ओपनली सभी के बीच में जाकर के चर्चा या बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जब हम इस तरह से एकल में बैठ के या केवल महिलाओं के बीच में ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कर सकते हैं। जब हम आपस में बात करते हैं तो कभी किसी के कोई अनुभव है जो हमें विकास में या हमारे उन्नति के लिए हमें सहयोग प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से ये जो है बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए जो अभिभावक मात्रा अभिभावक शिक्षक संघ है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ से कि विद्यालय और परिवार दोनों के विचार आपस में विचार विमर्श होता है, दोनों के विचारों को जानने का अवसर मिलता है और समाधान की तरफ देखा जा सकता है। उसके बाद में नवीन शैक्षिक योजनाओं संबंधी नवीन शैक्षिक योजनाओं की नवीन शैक्षिक योजनाएं क्या है। पहली चीज तो इसकी जानकारी, इनका क्रियान्वयन कैसे हो सकता है और इनके क्रियान्वयन में अभिभावक या माताओं
नवीन योजनाएं जो आई हैं अब उनके अनुकूल किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए, जिसका तालमेल दोनों के मध्य बैठाना बहुत अनिवार्य होता है और इसमें ये संघ अच्छी भूमिका निभा सकता है। उसके बाद में है बालिकाओं की शिक्षा का प्रचार प्रसार। बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार। बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वो भी इसके माध्यम से किया जाना अनिवार्य है, अर्थात कि बालिकाओं की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा और बहुत उपयोगी माध्यम माना जाता है। इसलिए भी इस उद्देश्य से इस संघ की स्थापना की जाती है। इसके बाद आता है विद्यालय गतिविधियों में सहायता प्राप्त करना। विद्यालय गतिविधियों में सहायता प्राप्त करना, क्योंकि विद्यालय में कौन सी किस तरह से गतिविधि आयोजित होती है, क्या जैसे कोई कंपटीशन किया गया है उसमें किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है, जब इस तरह के कंपटीशन में क्या हो सकता है, किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है, कौन से साधन बालिका को घर से लाने हो सकते हैं, जब इसकी चर्चा होती है तो उनकी भी कोई राय निकल कर सामने आती है कि इससे नहीं तो इस वस्तु से भी इस कार्य को या इस कंपटीशन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि विद्यालय में जो गतिविधियां आयोजित होती हैं, चाहे शैक्षिक है, चाहे शैक्षिक है या अन्य किसी प्रकार की है, उनमें एक अच्छी भागीदारी या अच्छा सहयोग इनसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें जब उसके बारे में सही जानकारी होती है, जैसे कि पिकनिक जाने की बात आती है, बहुत सारे पेरेंट्स क्वेश्चन उठा देते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाओगे, क्यों जाओगे, या वास्तव में जाना भी है या नहीं है। तो इस तरह की जो दुविधा वाली स्थिति होती है उसका यहाँ पर अंत होता है, यानी कि शिक्षक संघ में स्पष्ट रूप से आपस में टीचर और माताएं आपस में आमने सामने इस पर चर्चा करती हैं, जिससे कि अगर हमें कोई आयोजन ऐसा करना है तो किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। अगली बात इसमें जो है वह है महिला शक्ति अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान, ठीक है ना। हाँ, और एक नेक्स्ट और है महिला महिला सशक्तिकरण व उत्थान में ठीक है ना। महिला शक्ति अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान, सबसे पहले तो ये कि महिलाओं की शक्ति क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, उनका उत्थान के लिए किस तरह से प्रयास किए जा सकते हैं, उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, इनका एहसास कराना, इनका अनुभव कराने में ये शिक्षक अभिभावक या मात्र शिक्षक संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हीं उद्देश्यों से इस संघ की स्थापना की जानी चाहिए और की जाती भी है, और इसका बाकायदा सहयोग लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक अभिभावक संघ की तुलना में मात्र शिक्षक संघ जो है वो एक प्रभावी या कहा जाए कि सकारात्मक परिणाम अधिक ला सकते हैं, क्योंकि माताएं जो हैं वो किसी भी अपने बालक की
दोनों को सजग किया जा सकता है और अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि मातृ शिक्षक संघ क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि इसका जो विद्यालयों के अंदर सहभागिता है वह बहुत अनिवार्य और बहुत आवश्यक है अगर हम बालक के विकास को चाहते हैं। उसी के आधार पर हमारा वर्ग होगा मातृ शिक्षक संघ के बारे में समझाइए। मातृ शिक्षक संघ के बारे में समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।